अच्छा, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि हमने ना एप्लीकेशन नहीं करी है जो जितने भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी ना उनकी। तो ऐसा करो, सबसे पहले हम 15 मिनट डिवोट करेंगे एप्लीकेशंस को। तो लिखो एप्लीकेशंस ऑफ, हाँ दिसंबर तो चल रहा है अभी, मतलब उसको वैसे रख लो यार PDF, वो पता भी नहीं खो भी गई होंगी, जो प्रिंट हुई होंगी। हाँ लिखो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। हाँ आर यू श्योर? हाँ हाँ एक ही बात होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनीथिंग दैट रेडिएट्स आउट इट्स रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले रेडियो वेव्स किस किस काम आती हैं बताओ? 4-5 काम आते हैं हमारे। नहीं सिग्नल तो सारे ही हैं, हम लाइट में क्यों नहीं भेज सकते? ठीक है, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन, ठीक है, और किस किस टाइप के कम्युनिकेशन? सैटेलाइट को भेजते हैं? नहीं लॉन्ग रेंज। हाँ लॉन्ग रेंज तो ठीक है, बट मतलब किस टाइप के? सैटेलाइट को तो किसी हाल में नहीं कर सकते, याद करो क्यों, मैंने बताया था, बताया नहीं था मैंने? अर्थ है भाई, हमारा मेन काम ही है इंट्यूशन डेवलप करना। रेडियो वेव यूँ करती हैं, जंप करती हैं, हर बार जंप में कुछ एनर्जी लूज कर देती हैं, सैटेलाइट से तो बातें नहीं कर सकती, ठीक है। ज़्यादातर बहुत ही लॉन्ग रेंज होते हैं, वो बिल्कुल किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करती, एकदम अल्ट्रा लो एनर्जी, ठीक है। उनको हम फिर भी यहाँ पे डिटेक्ट कर पाते हैं, ऐसा नहीं है कि रेडियो हम बिल्कुल ही डिटेक्ट नहीं कर पाते, कर पाते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा, मतलब रेडियो एस्ट्रोनॉमी भी एक फील्ड है। रेडियो एस्ट्रोनॉमी क्या है कि कॉस्मॉस से जो रेडियो वेव्स आ रही हैं उनको हम डिटेक्ट करते हैं। आपने एक चाइना का मतलब वो पता नहीं क्या जाइंट 30 मीटर टेलीस्कोप वगैरह वो सुना है? 500 मीटर टेलीस्कोप, वो कैसे टेलीस्कोप है, उन्होंने पूरे पूरे पहाड़ को कर्वेचर में काट दिया है, ठीक है। वो क्या पकड़ रहा है? वो रेडियो वेव पकड़ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेडियो वेव के लिए हमें सिल्वरिंग की ज़रूरत नहीं है मिरर की। सिल्वरिंग माने प्रोसेस मैंने बताया, सिल्वरिंग कैसे कैसे? मरकरी से नहीं यार, हम मर्क्यूरी से चमका सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम क्या करते हैं, हम वैसे नॉर्मली मतलब उसमें कोई ना कोई मेटल का या तो पेंट कर देते हैं, या फिर वैसा कोई पेंट हमें मिल जाए मेटालिक लस्टर का, एक साइड को पेंट कर देंगे, दूसरी साइड से रिफ्लेक्शन देगा फिर वो, राइट। रिफ्लेक्शन कहाँ होती है एक्चुअली? बाहर वाली साइड नहीं होती, रिफ्लेक्शन होती है यहाँ पे, पहले रिफ्रैक्शन होती है फिर रिफ्लेक्शन होती है। आप समझ रहे हैं? रिफ्लेक्शन, चाइना ने बोला था, किसी और ने बताया था रिपोर्ट से, ये मैंने बनाया। अरे फोटो है भाई, चाइना में बहुत झूठ बोलते हैं। नहीं वो ठीक है, फोटो है। और रेडियो एस्ट्रोनॉमी कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, वो आपको शाइन भी नहीं करना पड़ता। क्या है कि बस ये इस टेलीस्कोप को कोई मूव नहीं कर सकते क्योंकि फिक्स्ड इन प्लेस है। हालांकि हमने वहाँ पे कुछ पैनल्स रखे हुए हैं और पैनल्स को थोड़ा बहुत हम बेंड कर लेते हैं, इतना नहीं कर पाते, ठीक है। यहाँ से आया, यहाँ पे एक मिरर है और मिरर से यहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी है, सारे सिग्नल आकर यहाँ आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो रेडियो एस्ट्रोनॉमी बहुत एक तो चलो ये है, एक और क्या है कि हम एरे टेलीस्कोप भी यूज़ करते हैं। क्या जब हम टेलीस्कोप्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ये काम, ठीक है। आप बस ये लिख लो कि कम्युनिकेशन के बाद, कम्युनिकेशन में पहले तो रेडियो कम्युनिकेशन मेन होती है। रेडियो मतलब जो हम रेडियो सुनते हैं, रेडियो कम्युनिकेशन। एक सेल्यूलर कम्युनिकेशन में भी यूज़ होता है। हाँ जी,
मतलब हम सेलुलर कम्युनिकेशन भी रेडियो वेव्स में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें कौन सी वाली फ्रीक्वेंसीज लेनी पड़ेंगी, अल्ट्रा हाई या अल्ट्रा लो, बताओ क्यों? लो में तो फिर वो रह जाएगा ना, मतलब रेंज कम है। आप ये याद रखो कि हमारे पास वो हमने फॉर्मूला क्या बताया था न्यूमेरिक डिवाइस याद करने के लिए, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये बताया था ना मैं, इसको याद रखो, ठीक है, इसको याद रखो। हम ये विजिबल लाइट है हमारे, वैसे सेल कौन से उस पर काम करते हैं, किन फ्रीक्वेंसीज पे, कुछ आइडिया? सेल्स। हाँ, फोन, ओ सेल सेलफोन, ये आते हैं माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड में। जब रेडियो वेव्स की बात आती है, इसमें लॉन्ग रेंज रेडियो वेव है, शॉर्ट रेंज, अल्ट्रा लो वाले, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। हम ये वाले जो माइक्रो के आसपास वाले हैं, इनको सेलुलर में यूज़ कर लेते हैं कभी कभी, शॉर्ट लो वाली। हाँ, अल्ट्रा लो वेवलेंथ वाले, ठीक है। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब हमें फ्रीक्वेंसी हाई चाहिए। इस फ्रीक्वेंसी किस तरह साइड को हाई हो रही है, उधर या इधर? इस साइड में इधर हाई हो रही है ना, एनर्जी उधर ज़्यादा है ना, तो हमें अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो रेडियो वेव हैं वो हम सेलुलर सिग्नल्स के लिए हम यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। जितनी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो उतना कम चल पाती है स्पेस में, इतना आप ध्यान रखेंगे। हमारे एटमॉस्फेयर की बात है, स्पेस में तो कितना भी चल लेता है कुछ भी, स्पेस में तो कोई है ही नहीं ऑब्स्टेकल, ठीक है। तो इस टाइप की कम्युनिकेशन में फिर रेडियो एस्ट्रोनॉमी एक नई ब्रांच निकल कर आ रही है। रेड शिफ्ट फिनोमेना सुना है किसी ने? क्या होता है बताओ? वो एक एविडेंस है कि हमारी गैलेक्सी expand हो रही हाँ, ठीक है। रेड शिफ्ट फिनोमेना क्या हो गया? एक्चुअली फिनोमेना अपने आप में ये नहीं है, वो तो ठीक है, रेड शिफ्ट ज़्यादातर चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इसलिए हाँ ये प्रूफ है कि सब एक्सपेंड कर रहा है। अपने आप में रेड शिफ्ट फिनोमेना क्या है? कोई भी चीज़ अगर दूर जा रही है तो रेड शिफ्टेड दिखाई देती है, अपने ट्रू कलर नहीं दिखाती है। कोई भी चीज़ अगर पास आ रही है तो ब्लू शिफ्टेड दिखाई देती है। और हमें क्या पता लगा? ज़्यादातर चीज़ें रेड शिफ्टेड है। कितनी रेड शिफ्टेड है? इतनी ज़्यादा रेड शिफ्टेड है, ये विजिबल में दिखाई देनी चाहिए थी जो चीज़, वो किस रेंज में दिखाई देगी? इंफ्रारेड में, या माइक्रोवेव, या वर्स्ट केस में रेडियो वेव। तो अल्ट्रा ओल्ड चीज़ें एट द ओरिजिन ऑफ आर यूनिवर्स हमें कभी कभी कहाँ दिखा देती है? रेडियो वेव्स में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? रेडियो वेव्स डिटेक्ट करते हैं, उनकी जो भी फ्रीक्वेंसी निकल कर आ रही है उसको किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और फिर हम पता लगाते हैं कि ये इतने साल पहले यहाँ से लाइट निकली, ठीक है। तो अर्लीस्ट ऑफ गैलेक्सीज को देखने का ये तरीका है, ठीक है। अभी आप बेशक ये सोच रहे होंगे भी अर्लीस्ट ऑफ गैलेक्सी की लाइट आज क्यों, कैसे मिल रही है, वो हम तब देखेंगे जब हम कर रहे होंगे स्पेस, ठीक है। चलो, रेडियो एस्ट्रोनॉमी हो गया। अच्छा हाँ, रेडार। रेडार क्या होता है बताओ? नहीं, आपने रडार सुना नहीं है? फाइटर जेट्स में रडार लगते हैं, हाँ, लोकेशन चेक करने के लिए, है ना। इसका फुल फॉर्म लिखो, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। हाँ, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, हाँ, एक्रोनिम, डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेंजिंग, हाँ जी। तो क्या होता है कि जैसे एक फाइटर जेट है, उसकी नोज में एक रेडियो डिवाइस लगा होगा, ठीक है। इसका काम क्या होगा? रेडियो सिग्नल्स को यूं आगे की तरफ भेजना, ठीक है। और बहुत ही स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ये भेजेगा, क्योंकि इसको वापस ये फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करनी है, ठीक है, इसके आसपास की। वो फ्रीक्वेंसी, मतलब कहने का मतलब है सारी रेडियो वेव नहीं भेजी जाएगी, मोनोक्रोमेटिक रेडियो वेव भेजी जाएगी। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी भेजी जाएगी। भेजी, कोई ऑब्स्टेकल है, ठीक है, वहाँ पे ये टकराई और वापस आई। अगर ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये तो मूव कर रहा है, अब क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, तो जो मान लो इसने फ्रीक्वेंसी भेजी ये, अब क्योंकि ये इस साइड को मूव कर रहा है, तो इसको ये जो वेव है थोड़ा और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से दिखाई देगी, समझ रहे हैं? ये जो डिटेक्ट करेगा और हायर फ्रीक्वेंसी से डिटेक्ट करेगा। क्यों? ये साथ में मूव कर रहा है। मतलब नॉर्मली साउंड कैसे मूव करती? ब्लिप ब्लिप ब्लिप, ठीक है। अब क्योंकि ये आगे मूव कर रहा है, इसे कैसे दिखाई देगी? ब्लिप ब्लिप ब्लिप,
आप समझ रहे हैं? फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। इसके अंदर एक कंप्यूटर लगा हुआ है, ये देख रहा है ये फ्रीक्वेंसी मेरे को मिल रही है, उस हिसाब से क्या ये टारगेट मूव कर रहा है? अगर ये इसकी तरफ और आ रहा होगा तो और ज़्यादा ब्लिप ब्लिप मिलेंगी, दूर जा रहा होगा तो ब्लिप ब्लिप कम हो जाएंगी, समझ रहे हैं? फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो किस फ्रीक्वेंसी को इसने वापस डिटेक्ट करा, इसके बेसिस पे ये पता लगाया जा सकता। और कितनी टाइम में डिटेक्ट करा, टाइम से ये पता लगा लेंगे डिस्टेंस क्या है, फ्रीक्वेंसी से ये पता लगा लेंगे किस स्पीड से किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो रडार क्या करता है, आपको बताता है कि स्पेस में किसी भी चीज़ की लोकेशन क्या है, ठीक है, और किस स्पीड से जा रहा है। सवाल ये उठता है, क्योंकि मोदी जी ने एक बार उठाया था, क्या क्लाउड अगर हो तो हम रडार का इस्तेमाल कर सकते हैं? गुड, कर सकते हैं, ठीक है। पर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कुछ रडार्स जो होते हैं वो क्लाउड से भी टकरा जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि हम क्लाउड से भी टकरा जाते हैं। ऑल्दो हम ऑब्वियसली ऐसे रडार फाइटर जेट्स में यूज़ करेंगे जहाँ पे जो ऑब्स्टेकल है वो क्लाउड अपने आप में ना बन जाए, ठीक है ना। क्यों? लेकिन ऐसा नहीं है कि हम रडार से ये नहीं कर सकते। जो हमारे कॉमर्शियल जेटलाइनर्स होते हैं उनके जो रडार होते हैं वो उनमें ऐसे भी रडार होते हैं जो कि वेदर इंफॉर्मेशन भी दे पाए उनको, कि सामने जो क्लाउड दिख रहा है वो पीछे कितना है ना। तो वो सारी अगर इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो कमर्शियल जेटलाइनर्स क्या है कि उसको डाइवर्ट करके आगे निकल सकते हैं, राइट, ठीक है। तो हम कुछ चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं, क्या, किसी भी ऑब्स्टेकल की स्पीड एंड लोकेशन, ठीक है। तो आप लिख लो, इट डिटेक्ट्स स्पीड एंड लोकेशन ऑफ एन ऑब्स्टेकल। ठीक है। रेडियो एस्ट्रोनॉमी आपने ये लिख दिया कि भाई इट हेल्प्स अस डिटेक्ट, ऐसा कुछ लिख लो कि इट हेल्प्स अस डिटेक्ट क्या कहते हैं, एक्सट्रीमली रेड शिफ्टेड इवेंट्स इन द यूनिवर्स, ठीक है। रेडियो एस्ट्रोनॉमी में लिख लो, हाँ, एक्सट्रीमली रेड शिफ्टेड इवेंट्स इन द यूनिवर्स, ब्रैकेट में एक्सट्रीमली ओल्ड। ओल्ड, बहुत ओल्ड कोई चीज़, अगर हमें ओरिजिन ही समझना है यूनिवर्स का, रेडियो एस्ट्रोनॉमी का यूज़ करेंगे, वरना विजिबल में तो हमें आज की चीज़ें दिखी नहीं है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा मेडिसिन में कई सारे यूज़ हैं, हाँ जी, डायग्नोसिस वगैरह में। रेडियोलॉजी उसको इसलिए कहते हैं एक्सरे डिपार्टमेंट को, क्योंकि रेडिएशन एक्सरे, आप एक्सरे अपने आप में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रेडियो यूज़ कर रहे हैं। रेडियो यूज़ नहीं हो रही है, रेडियो का डिटेक्शन यूज़ हो रहा है। कैसे? एमआरआई की मशीन सुनिए, ठीक है। एमआरआई की मशीन किस तरह काम करती हैं कि इसको कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। वो रेडियो वेव नहीं भेजती, वो मैग्नेटिक वेव भेजती हैं। मैग्नेटिक वेव क्या करते हैं कि हमारे जो बॉडी है उसके अंदर जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को अलाइन कर देती है एक डायरेक्शन में, ठीक है, और फिर वो रेडियो वेव्स भेजती हैं, और उन रेडियो वेव्स को हम चारों तरफ से डिटेक्ट करते हैं, और उसके बाद शेप आउट करते हैं कि क्या, किधर है, कहाँ है कोई भी चीज़। आप समझ रहे हैं? इसलिए वहाँ रेडियो एक्टिविटी नहीं होता। कहाँ रेडियो एक्टिविटी नहीं होता? रेडियोलॉजी जो भी यूज करते हैं, हाँ, इसलिए वो रेडिएशन हाँ, वो ऐसी रेडिएशन नहीं है, वो रेडियो वेव हमारा कुछ नहीं बिगाड़ती, ठीक है। अब ऐसा कहना है कि भाई माइक्रोवेव या इंफ्रारेड जो है हमें नुकसान पहुंचाती हैं, सेल्स यूज नहीं करने चाहिए, बट ऐसा कुछ है नहीं। असलियत में जो रेडिएशन हमें नुकसान पहुंचा रही है वो कौन सी वाली है? उधर वाली, ठीक है, सारी उधर वाली। क्यों? यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है ना, ये वाकई में कुछ नुकसान पहुंचाती है। लो एनर्जी वाली है, इतना कोई क्या ही नुकसान पहुंचाएंगे। कम कराना चाहिए, इग्नोर, जितना कम कर सके उतना अच्छा। बट अब क्या है कि अगर डायग्नोस्टिक करना है, भाई हड्डी टूट गया, वैसे हड्डी लेकर तो घूमते नहीं रहोगे, तो बेटर है कि एक्सरे करा लो, है ना। जो चीज़ ज़रूरी है वो करानी तो ज़रूरी है। हाँ, कराना ही पड़ेगा, जितनी बार टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ मेडिसिन में आप लिख लो
MRI डायग्नोस्टिक्स, MRI का मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये आप लिख सकते हैं. Uses detection of radio waves, detection of radio waves to form an image of, to form images of, and नहीं बहुत सारे images देता है वो, to form images of soft tissues of our body. वो कौन सी डायरेक्शन साउंड यूज करते हैं? अल्ट्रासाउंड? वो तो सोनार है ना, नहीं अच्छा उस अल्ट्रासाउंड, ओके ठीक है. अगर इस डिटेक्शन एंड रेंजिंग के उसमें जाएंगे तो वो सोनार है, मेडिसिन में जाएंगे तो अल्ट्रासाउंड है. बट यहाँ वहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात है, हम बहुत हाई फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं वो काम करने के लिए. तो इसमें रेडार में आ जाएगा? सोनार तो कहीं से नहीं आएगा ना. नहीं रेडार में अल्ट्रासाउंड मैंने मेडिसिन में सुनी. मेडिसिन में यहाँ क्यों आएगा, यहाँ तो हम अलग ही टाइप की वेव देख रहे हैं ना. अच्छा हाँ सॉरी. ठीक है. नेक्स्ट लिखो माइक्रोवेव. ठीक है. माइक्रोवेव कहाँ की वेव है, ये वाली वेव है. कहाँ गई हमारी ये. नेक्स्ट राइट. माइक्रोवेव की अच्छी बात क्या है कि अच्छा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो भी हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, मान लो ये कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ के कोई एनर्जी लेवल्स होंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल के बीच में जंप करते रहते हैं, है ना. ये जो जंपिंग होती है एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में होती है, ठीक है. एक जंप बहुत ही पर्टिकुलर माइक्रोवेव के अंदर आता है और वो है वाटर का, ठीक है. वाटर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो पर्टिकुलर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज पे जंप करते रहता है. कौन सी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी उनको बहुत पसंद है, वो 3 सेंटीमीटर की वेवलेंथ वाली, और 3 सेंटीमीटर हैपन्स टू बी इन माइक्रोवेव, ठीक है. तो इसका एक तरीका है. और क्या कहते हैं, ये जो माइक्रोवेव है इसका हम फिर फ़ायदा क्या उठाते हैं माइक्रोवेव ओवन्स में, ठीक है. हम क्या करते हैं कि 3 सेंटीमीटर वाली माइक्रोवेव छोड़ते हैं, वो पानी के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेगी, ठीक है, और एक्साइटेशन जो होगी उससे वो क्या है कि मतलब वाइब्रेशंस होगी मॉलिक्यूल्स के अंदर, और ये वाइब्रेशन ही एक्चुअली क्या होता है, मटेरियल वाइब्रेशन इज टेम्परेचर. व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज इज द मेजरमेंट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन हाउ ऑन व्हाट इज दैट एनर्जी. द एनर्जी इज एक्चुअली वाइब्रेशंस, ठीक है, कि वहाँ पे मटेरियल वाइब्रेट कर रहा है, मतलब उसने एनर्जी स्टोर कर रखी है ना. अब वो कितनी वाइब्रेशंस हम उसको छूने पे ट्रांसफ़र हो रही है, किस रेट से ट्रांसफ़र हो रही है, वो एक्चुअली टेम्परेचर है, ठीक है. तो क्या है कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हम खाली गर्म करना चाह रहे हैं. अच्छी बात क्या है कि हमारे सारे खाने में पानी होता है, ठीक है. तो हम खाना डालते हैं, उसमें बटन दबाते हैं, 3 सेंटीमीटर वाली वेव आती है, उसको गर्म कर देती है. बस प्रॉब्लम क्या है माइक्रोवेव ओवन की कि मान लो ये आपका ओवन है, यहाँ आपका डिवाइस है जहाँ से वो वेव आ रही है, ठीक है. तो वो क्या करेगी, इसका क्रेस्ट एंड ट्रफ्स बनेंगे, तो खाने का क्या होगा, यहाँ से गर्म हो जाएगा, यहाँ से गर्म हो जाएगा, यहाँ से ठंडा रह जाएगा, यहाँ से ठंडा रह जाएगा, यहाँ से ठंडा रह जाएगा, काइंड ऑफ ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है. मतलब अगर ये आपको डिटेक्ट करना है, आपको करना क्या है, पिज़्ज़ा रखना है, ठीक है, बढ़िया सा चीज़ वगैरह लगाकर, ठीक है, उसको ऐसे रख देना, और वो घुमाने वाली जो प्लेट है ना उसको बस हटा देना, है ना. तब आपको दिखाई देगा कि चीज़ क्या है, चीज़ ऐसा हो जाएगा, यहाँ से मेल्ट हो जाएगा, यहाँ से मेल्ट हो जाएगा, बीच में से नहीं होगा, ठीक है. क्यों? क्योंकि वो 3 सेंटीमीटर वाली क्रेस्ट, भाई हाई एनर्जी लो एनर्जी वेव कैसे चलती है, आप समझ रहे हैं. यहाँ पे एम्पलीट्यूड्स मिल रहे हैं, यहाँ पे एम्पलीट्यूड नेगेटिव है, वहाँ नहीं होगा, ठीक है. इनफैक्ट यू कैन मेजर कि आपकी माइक्रोवेव की एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी क्या है, ये एक्सपेरिमेंट कर लेना और यहाँ पे चेक कर लेना. दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द माइक्रोवेव दैट यू आर यूजिंग एट योर होम. किस चीज़ की वजह से रिस्की था मेटल माइक्रोवेव? हाँ, बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने शार्प कॉर्नर्स वाली चीज़ डाल दी है ना, तो क्या होगा, जैसे मेटल है तो उसमें एडी करंट्स निकलते हैं. एडी करंट होते हैं, जब हम अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, आज हम थर्मोडायनेमिक्स पूरा करना चाहेंगे, ठीक है.
तो जो एडी करंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि कोई पतला कोई चीज़ है, पतली चीज़ का मतलब ऐसा कर लेते हैं इनको, ऐसी कोई पतली चीज़ है, पतली शीट मेटल की, ठीक है। इसमें जब एडी करंट्स वगैरह बनेंगे ना तो वो क्या करेंगे कि इसको सुपर हीट कर देंगे इसके कोनों को, जिसकी वजह से वहाँ पे स्पार्क निकल सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं मेटल की चीज़ें ना डालें, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। सर हम बोलते हैं टेम्परेचर ही एनर्जी। टेम्परेचर ही एनर्जी नहीं है, टेम्परेचर मेजरमेंट करने का तरीका है, एनर्जी का मेजरमेंट करने का तरीका, ठीक है। एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क। जैसे सर आपने बोला कि जो पानी का है उसमें माइक्रोवेव 3 सेंटीमीटर की है, तो ये प्योर वाटर का होता है या अगर उसमें सॉल्ट नहीं नहीं, पानी के मॉलिक्यूल का है। अब आपने इम्प्योर भी डाल दिया, कीचड़ भी डाल दी, वो भी गर्म होगी। क्यों? उसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल, जिस चीज़ में पानी का मॉलिक्यूल है वो गर्म होगा। जिसमें वाटर डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो और ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल है, वो भी गर्म होगा। तो मैंने मिनरल्स से कोई लेना देना कोई लेना देना नहीं, ठीक है। एक और चीज़ हम चाहेंगे, कभी भी आप जो उसका ग्लास है, दूध का ग्लास, ऐसे ही ना रख दें। क्यों? अगर पता लगा कि वैसे तो जनरली क्या होता है, सेंटर में पीक देते ही हैं, वो डिज़ाइन इस तरीके से होता है। अगर वो इस तरीके से डिज़ाइन हुआ कि सेंटर पे पीक आती ही नहीं वेवलेंथ की, जैसे मैंने यहाँ पे डिज़ाइन कर दिया, एक यहाँ पे हीट आ रहा है, यहाँ पे हीट आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, और यहीं आपने ग्लास रख दिया और वो गोल गोल घूम रहा है, यहाँ हीट हो रहा है, यहाँ हीट हो रहा है, ये तो कभी हीट होगा ही नहीं, ठीक है। तो ऑलवेज, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप माइक्रोवेव में एक फैले हुए बर्तन में रखें, बाउल में रखें कोई भी चीज़, ठीक है। हाँ जी, क्यों? क्योंकि आप क्या है कि सारी की सारी एनर्जी लेने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी वो दे रहा है, जहाँ जहाँ पे भी दे रहा है ना, इसलिए क्या नहीं वे। तो माइक्रोवेव का एप्लीकेशन हमारा क्या है? एक तो ठीक है माइक्रोवेव ओवन, हाँ। सर फिर वो ओटीजी वाला, उस पे तो बस हीट होता है, वो ओटीजी, एक होता है ना वो जो टेम्परेचर सेट करते हैं, हम टाइम सेट करते हैं। हाँ हाँ, नहीं, हम खाली इसका पीक सेट कर रहे हैं, ये कि हम और ज़्यादा तगड़ी वेव देंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। बट वहाँ पे मेटल का चीज़ यूज कर सकते हैं, मतलब ओटीजी में मेटल यूज कर सकते हैं। ओटीजी क्या है? ओटीजी एक किस्म का माइक्रोवेव है। हाँ वो जैसे कि माइक्रोवेव में तो आपसे टाइमर सेट करके हाँ, बना लेते हैं, लेकिन उसमें तो आप टेम्परेचर भी सेट कर रहे हैं, टाइमर भी सेट कर रहे हैं, फिर नहीं, उसमें पता है सेंसर्स होंगे जो ये चेक करेंगे कि आपका खाना कितना गर्म हो गया, मतलब दूसरे टाइप के सेंसर होंगे, और जैसे ही सेंसर ने डिटेक्ट करा कि पक गया है, वो सिग्नल भेजेगा इसके माइक्रोवेव के प्रोड्यूसर को, इस वाले को, एमिटर को, कि अब बंद हो जाओ। वो अलग तरीके से चल रहा है। मतलब आप एक डिवाइस से ऐसा नहीं कर सकते, इसी एक डिवाइस से कि आप सिग्नल भेजें भी लें भी, सिग्नल लेने का डिवाइस कोई और होगा, ठीक है, जो ये चेक कर रहा है कि आपने जो खाना डाला है इसका टेम्परेचर क्या बैठ गया, ठीक है। उसने जब डिटेक्ट करा तो इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ कर दी, समझे ना। तो मतलब एक सिस्टम नहीं है, माइक्रोवेव के अंदर भी 4-5 अलग अलग सेंसर हो सकते हैं। मेटल यूज कर दे इसके में उसमें मेटल यूज़ करा और वो अपने आप बंद हो गया, नहीं तो उसमें तो सारा चीज मेटल का होता है ना, जैसे हम लोग कुछ चीज रोस्ट वगैरह करते हैं, सब मेटल का ही होता है उसमें अंदर। अच्छा, मेरे को आइडिया नहीं। क्या हीट वाला ओवन तो नहीं जो हीट वाले प्रिंसिपल से काम करता है? ये माइक्रोवेव ओवन है, जो नॉर्मल पुराने टाइप के ओवन होता था। उसमें भी हीट वाला पे माइक्रोवेव नहीं, उसमें माइक्रोवेव यूज़ नहीं होता। जो पुराने वाले हीट, वो तो कॉइल वाले ओवन होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कॉइल से पास करी, वो गर्म हो गया, ठीक है। फिर वो उस कॉइल के ऊपर मेटल का रिफ्लेक्शन का पैडिंग होती है, चारों तरफ मेटल इसलिए लगा कर रखते हैं कि रिफ्लेक्ट होकर हीट अंदर रह जाए। उसमें वे वेव नहीं यूज़ हो रही, उसमें सिर्फ हीट यूज़ हो रही है, ठीक है। क्या हुआ? बोला जैसे पैडिस वगैरह। हाँ, वही वाला, वो नॉर्मल हीट वाला ओवन है। हाँ, तो वो रॉड एक्चुअली पता है क्या है, इनफैक्ट बेटर तरीका है, बस ये एनर्जी के मामले में बहुत हाईली इनएफिशिएंट है ना। क्यों? एटलीस्ट क्या है कि वो हर जगह से गर्म तो कर दे रहा है, अंदर बाहर से, है ना। इसमें क्या है कि आप अक्सर खाना, अब देखो एक और चीज़ है कि अगर आपने ये खाने का बहुत बड़ा वो बनाकर रख दिया ना, कभी आप देखना कि आपने खाने का ये बनाकर रख लिया कि बहुत सारा एकदम कॉन्सेंट्रेटेड डाल दिया, तो होगा क्या, बाहर से तो गर्म हो जाएगा, अंदर से ठंडा रह जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाहर वाले खाने ने अंदर वाले खाने को शील्ड कर दिया,
तो एनर्जी जो है वो बाहर ही एब्जॉर्ब हो गई। पर जो गर्म करने वाला ओवन है वहाँ पे धीरे धीरे हीटिंग होती है, तो बाहर वाली हीट अंदर फ्लो करेगी। यहाँ पे फ्लो करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, बाहर वाला अल्ट्रा गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी गर्म होता ही जा रहा है, यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, और अंदर वाला बिल्कुल ही गर्म नहीं हो रहा, अंदर बिल्कुल ही नहीं जा रही हीट। क्या? नहीं होते ना एवेपोरेट तो नीचे क्यों नहीं जाता सर? नहीं, यहाँ पे एक तरीके से शील्ड हो गया ना। ये जितनी भी माइक्रोवेव की एनर्जी आ रही थी इसने एब्जॉर्ब कर ली बाहर वाले मॉलिक्यूल्स ने। इतनी स्ट्रेंथ थी ही नहीं उन सिग्नल्स में माइक्रोवेव के में कि वो अंदर जाएं, अंदर वाला गर्म ही नहीं हुआ, है ना। चलो फिर माइक्रोवेव ओवन एक एप्लीकेशन हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वी चूज द फ्रीक्वेंसी, वी चूज द फ्रीक्वेंसी, हाँ, अवन भी ना, we choose the frequency which matches the frequency of water molecules of water, हाँ जो भी है water molecules, yes। ठीक है, फिर रेडार सिस्टम्स में भी हम माइक्रोवेव यूज करते हैं। रेडार सिस्टम्स उसमें भी माइक्रोवेव यूज होता है, क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का रेडार बना रहे हैं पर जो टकरा कर आ रहा है वो माइक्रोवेव में आ रहा है। क्यों? स्पीड ग्लो शिफ्ट हो रहा है, आप समझ रहे हैं। कभी कभी हम माइक्रोवेव ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, माइक्रोवेव हम जैमर्स में भी यूज़ करते हैं, जैसे हाँ सर, तो उससे इन्वायरमेंट गर्म हो सकता है क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल, हाँ हो सकता है। बट क्या है कि हम जो माइक्रोवेव यूज़ करते हैं ना, देखो एक चीज़ हमें समझनी है क्या, कि जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की कम्युनिकेशन नहीं होती। ऐसा नहीं है कि यहाँ माइक्रोवेव ओवन जो है ना यूँ खुले में छोड़ दिया और सब कुछ गर्म कर देगा। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल पहले ही शील्ड कर देंगे, ये बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ आप ध्यान रखना कि ये जो साइड है इसके अपोजिट साइड में या तो कैबिनेट के अंदर या कहीं पे शील्डिंग होगी मेटल की, जो कि यहाँ पे रेजोनेट करवा रहा होगा इसको, ठीक है। मतलब अगर ये खुले में छोड़ दी होती, तो ये एनर्जी नहीं आती, आप समझ रहे हैं। ऐसा आपने ये खुले में माइक्रोवेव कर दिया होता, एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता, ज़रूरी नहीं है, इतनी वेव नहीं होती, मतलब इतनी एनर्जी नहीं होती। बट एनीवे हम माइक्रोवेव का कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। कौन सा कम्युनिकेशन में? सेल्यूलर कम्युनिकेशन में, है ना। माइक्रोवेव इंफ्रारेड दोनों यूज़ होते हैं, ठीक है। मतलब सर हम जो माइक्रोवेव यूज करते हैं उससे वैसे कोई हीट अप नहीं होगा? नहीं, क्यों? बहुत ही स्पेसिफिक है, 3 सेंटीमीटर। हमने बताया ना 564 रुपये चाहिए, वो मिलेंगे तो उठाएगा। अच्छा, उसको इसका मतलब ये नहीं है कि आप 300 से लेकर 600 की रेंज में कुछ भी दे दोगे उठाएगा, फिक्स प्राइस लेता है। फिक्स प्राइस है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में हो गया। फिर कहाँ गए, और कुछ है? ठीक है, रेडार सिस्टम्स ही है ओनली। कुछ इतना है कि नहीं, बस इतना ही काफ़ी है। फिर लिखिए इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, हाँ। ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है इंफ्रारेड? IR, जैसे नाइट विजन गॉगल्स, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग। वैसे रिमोट सेंसिंग ना आप किसी में भी लिख सकते हैं। रिमोट सेंसिंग क्या हो गया कि जैसे हमने ऊपर सैटेलाइट छोड़ दी और नीचे से जो लाइट आ रही है अर्थ से वो विजिबल भी आ रही है, विजिबल तो आ ही रही है। ऊपर अगर आप अर्थ देख पा रहे हैं विजिबल आ रही है, नीचे से और भी कुछ आ रही होगी क्या, कि
हम अगर अल्ट्रा वायलेट, रिमोट सेंसिंग में क्या है, एक सेटेलाइट है वो नीचे से आती हुई रेडिएशन देख रहा है, अगर वो अल्ट्रा वायलेट देख रहा है, अर्थ हेजी दिखाई देगी, वो हम क्या डिटेक्ट कर रहे हैं कि अर्थ का एटमॉस्फेयर कितना बढ़िया शील्ड काम कर रहा है। अगर ये स्टडी करना है अल्ट्रा वायलेट स्टडी करो। विजिबल में तो ठीक है, हम विजिबल जैसे सेटेलाइट में अपना विजिबल रेंज हो गया, वो रिमोट सेंसिंग हो गया। इंफ्रारेड में हम क्या चेक करते हैं कि पानी कहाँ कहाँ है, वेजिटेशन कहाँ कहाँ है ना, वो चेक करने के लिए हम अक्सर यूज़ कर लेते हैं। इनफैक्ट विजिबल लाइट को भी वेजिटेशन चेक करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि क्लोरोफिल एक सर्टेन टाइप की फ्रीक्वेंसी छोड़ता है, सर्टेन टाइप की एब्जॉर्ब करता है ना। ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये हो गया रिमोट सेंसिंग, है ना। हम रिमोटली सेंस कर रहे हैं, कभी कभी सैटेलाइट से करते हैं, कभी कभी हम आजकल ड्रोन से भी करने लगे हैं, जब से ड्रोन सस्ते हुए हैं, है ना, क्योंकि बैटरी टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई है। ठीक है, तो हम उसको मतलब पैक करके बैटरी के साथ और अल्ट्रा लो डेंसिटी मटेरियल के साथ ऊपर ड्रोन को उड़ा दें। ड्रोन उड़ाना सस्ता है, सैटेलाइट भेजना बहुत महंगा है ना। ठीक है, तो इसी तरीके से हम माइक्रोवेव वगैरह इन सब का हम आसानी से यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। एक और चीज़ है इंफ्रारेड की, क्या कि अर्थ, ये आपने एल्बिडो वगैरह तो पढ़ा ही होगा। एल्बिडो क्या होता है, अर्थ का रिफ्लेक्शन। ठीक है, व्हाट इज अब यहाँ पे एक छोटा सा एक वो कर लेते हैं क्लास ग्लोबल वार्मिंग पे। ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहेंगे इस पे, बट एक चीज़ अब ध्यान रखना, ये अर्थ है, ये इसका एटमॉस्फेयर है। सन से कौन सी रेज आती हैं? सारी आती है, है ना। आप पक्का आप क्वेश्चन पढ़ते बोलोगे मेरे को आता है। ठीक है, तो सारी रेज आती हैं। अब कई सारी तो एटमॉस्फेयर ही रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, और वो दूसरी फ्रीक्वेंसीज में अलग अलग डायरेक्शन में छोड़ेगा। ठीक है, अगर एब्जॉर्ब करके छोड़ा इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? डायरेक्टली अगर मान लो यहाँ क्लाउड कवर है, देखो अगर क्लाउड कवर है, कोई रे अगर ऐसे जा रही है, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। अगर एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स ने ये करी और फिर बाद में छोड़ी, इसको क्या बोलेंगे? नहीं, रिफ्रैक्शन तो बेंडिंग ऑफ लाइट है। डिस्पर्जन, स्कैटरिंग। डिस्पर्जन क्या है? 7 कलर। स्कैटरिंग मतलब कोई भी लाइट है वो किसी भी डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज हो गई। एंड विच लाइट स्कैटर्स मोस्ट? विजिबल के अंदर। ब्लू। हाँ, वायलेट सही है। अल्ट्रा वायलेट और ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा। अल्ट्रा वायलेट तो हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए हम बोलते नहीं। अगर हम अल्ट्रा वायलेट में देख पाते तो स्काई को बोलते हेजी है, अल्ट्रा वायलेट, है ना। हम वो देख नहीं पाते, इसलिए हमें जो दिखता है हम वो बोलते हैं स्काई इज ब्लू। ठीक है, अगर हम पोल्यूशन पे अल्ट्रावायलेट से देखेंगे तो क्या दिखेगा? हाँ। वाइट ब्लैंकेट। हाँ, नहीं, रेड तो क्या है, पॉल्यूशन क्या है, रेड भी डिस्पर्स कर देता है, इसलिए सन के आसपास का रेड दिखाई देता है बढ़िया, एकदम खूबसूरत। वो चीज़ होता थोड़ी है, वरना असलियत में तो ये होना चाहिए थी कि रेड हेजी नहीं दिखाई देता, ब्लू स्काई अगर दिखाई देता। अगर आपको ब्लू स्काई दिखाई दे रहा है ना, बहुत तगड़ा ब्लू स्काई, ये नेचुरल है, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ब्लू तो स्कैटर होती ही होती है, वो पूरा स्काई ब्लू दिखाई देगा। बट बाकी का ब्लू छोड़ देंगे, बाकी जो कलर आ रहा है, ब्लू जैसे ही नेगेट कर देते हैं हम प्योर वाइट से, तो हमें हल्का सा येलोइश दिखाई देता है सन। वो है ट्रू कलर जो हमें एक्चुअली सन का दिखाई देना चाहिए था। अदरवाइज क्या, अगर हम स्पेस में चले जाएंगे प्योर वाइट दिखाई देगा सन। इट्स अ डेडली लेजर, उसमें हम कुछ नहीं, उसको हमें देखना भी नहीं चाहिए, मतलब दिखेगा ही नहीं। क्यों ही दिखेगा, दिखते ही आँख खत्म हो जाएगी। वो आखिरी बार होगा जो आप कुछ देखेंगे, है ना। तो ठीक है, एल्बिडो क्या होता है? जो रिफ्लेक्शन है इसको हम कहते हैं एल्बिडो। एल्बिडो कहाँ से आता है? 27% के आसपास क्लाउड से आता है। ये जो एल्बिडो है इसको समझना क्लाइमेट चेंज साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम साइंस में नहीं करेंगे, वो एनवायरनमेंट में करेंगे। ठीक है, आपका एनवायरनमेंट हो गया, बाकी वो जिनका नहीं हुआ है, ठीक है, हम वहाँ पे करेंगे। क्या 27% सन की रेज यूँ सीधे रिफ्लेक्ट कर जाती हैं। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्लाउड बढ़ेंगे या कम होंगे? सन मतलब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लाउड बढ़ जाएंगे, इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है ना। तो कहने का मतलब है ये रिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा
कि एक्सेस हीट जो हम स्टोर कर ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से उसको अकाउंट कर ले, फिर भी वो हीट ज़्यादा होगी। बट एटलीस्ट यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक लूप चल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, हीट बढ़ी, एवापोरेशन बढ़ा, क्लाउड बढ़े, थोड़ी सी एनर्जी हम ज़्यादा रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एल्बिडो। अब एक चीज़ और कि हम एक्स्ट्रा हीट कैसे, देखो इक्विलिब्रियम होना चाहिए हर चीज़ में। अर्थ जितनी भी सन की हीट आती है उसका क्या परसेंट इवेंचुअली, मतलब वाया स्कैटरिंग, वाया एल्बिडो, या अर्थ की खुद की रेडिएशन होगी, अर्थ भी तो गर्म हो जाता है, ये भी कुछ रेडिएट करता होगा, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, जो भी रेडिएट कर रहा है। ठीक है, सवाल ये है कि जितना भी सन की एनर्जी आ रही है उसका क्या परसेंटेज अर्थ इवेंचुअली रेडिएट आउट कर देता है? क्या लगता है? नहीं, 1% ऑब्वियसली 100% करेगा। क्यों? जितना आएगा उतना जाएगा। अगर जा नहीं रहा है फिर तो हम गर्म ही होते चले जाएंगे, फिर तो रुकेंगे ही नहीं। इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, है ना? हम तो बहुत सालों से इक्विलिब्रियम में बैठे हैं, वो तो हमने अब डिस्टर्ब करा है इक्विलिब्रियम, है ना? कैसे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करा? हमने कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा छोड़ दी। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है? ट्रैप कर रहा है। व्हाट हीट इज इट ट्रैपिंग? इज इट ट्रैपिंग द सोलर हीट जो रिफ्लेक्ट बैक होकर आ रही है? तो यहां से आ रही है शॉर्ट रेंज। ठीक है, RMI वक्स गैमको में वक्स गैमको ये वाला पार्ट वो आ रहा है यहां से। ठीक है, क्योंकि माइक्रोवेव वगैरह तो वैसे भी हमारा जो ये है रिफ्लेक्शन का काम करता है। ज़्यादातर ये वेव एक्चुअली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ऐसा नहीं है सारी हो जाती हैं, बट हो जाती हैं कई सारी। ठीक है, तो ये हुआ गर्म और इसने कुछ रेडिएशन करना शुरू करा। जब ये रेडिएशन हुआ, ये कौन से में होता है? ये इंफ्रारेड होता है। ठीक है, तो एक और चीज़, मतलब रेडियो हम IR जो इंफ्रारेड कर रहे हैं, क्या कि यहाँ पे हमें लिखना है कि अर्थ जब भी हीट होता है, या जो ग्राउंड है, ग्राउंड ऑलवेज गिव्स इंफ्रारेड। ठीक, ऑब्वियसली विजिबल भी। विजिबल कैसे? कि भाई सन की लाइट आई है, ऐसा थोड़ी ग्राउंड दिखना बंद हो गया, विजिबल भी दे रहा है। बट अ लॉट ऑफ लाइट इज इंफ्रारेड। वो प्योरली सिर्फ गर्म है कि आप जब बहुत ज़्यादा गर्मी के सीज़न में ज़मीन गर्म हो जाती है, हाँ वो भी है, मतलब गर्म हो जाती है, ठीक है, और शाम हो जाती है, आप यूं भी चलेंगे ना, यूं हाथ फैलाएंगे तो आपको गर्म महसूस होगा, है ना? वो गर्मी क्या है? वो इंफ्रारेड आ रही है, रेडिएट कर रही है, वो गर्म हो गया है, वो देर रात तक इंफ्रारेड दे रही है ज़मीन, है ना? ये इंफ्रारेड कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर कर लेगा, है ना? तो इसको हमें लिखना है क्या कि द हीट एनर्जी स्टोर्ड बाय एटमॉस्फेयर is mostly terrestrial infrared radiation, terrestrial infrared radiation. Terrestrial means, हाँ, solar means by sun, terrestrial means by earth, है ना? terrestrial infrared है ना? That is absorbed by the greenhouse gases और सबसे मेजर ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल। क्यों? इसका मतलब ये नहीं कि उससे ज़्यादा पोटेंट कोई और नहीं है, ठीक है? वाटर वेपर पोटेंट है, उतना नहीं है, और वाटर वेपर कई गुना ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से, फिर भी उसको हम ग्रीन हाउस गैस में नहीं मानते, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो काफ़ी कुछ कर रहा है, वो क्लाउड बना रहा है, एल्बिडो दे रहा है, ठीक है? मीथेन है बहुत ज़्यादा, 25 गुना ज़्यादा, और भी कई सारे AC के अंदर गैस फिल करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और कई गुना ज़्यादा है, मिलियंस टाइम ज़्यादा है, कुछ लैक्स टाइम ज़्यादा है, ठीक है? लेकिन वो इतने ट्रेस अमाउंट में है कि उसका ओवरऑल इम्पैक्ट फिर भी किसका ज़्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? सच एज कार्बन डाइऑक्साइड लिखना इसलिए बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अल्ट्रावायलेट।
UV। इसमें ना आपके जो नोट्स हैं उसमें हमने क्या कर रखा है, RMIVUX डैम को, जो आपको ये नोट्स मिलेंगे तो इसमें आपको जो अल्ट्रा वायलेट है वो और ज़्यादा डिवाइड मिलेगी किस चीज़ में, 3 चीज़ों में, UVA, UVB और UVC। ठीक है, हमें इतना डिटेल में जाना ज़रूरी नहीं है, बट ये जो क्लासिफिकेशन है किस बेसिस पे हुई है कि हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है अल्ट्रा वायलेट का। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम हार्मफुल इम्पैक्ट लिखेंगे। अब क्या कि इससे पहले वाले हार्मफुल इतने नहीं थे, आगे वाले हार्मफुल हैं, तो अब इसका हार्मफुल इम्पैक्ट लिखेंगे। पिछले में ऑल्दो हमने एक हार्मफुल इम्पैक्ट लिख लिया है इंफ्रारेड में, क्या, टेम्परेचर है ना, ग्लोबल वार्मिंग, राइट। तो UVA है, स्किन एजिंग एंड रिंकल्स क्रिएट करता है, UVA। हाँ जी, हम UV का इम्पैक्ट लिख रहे हैं सबसे पहले कि क्या प्रॉब्लम है। UVB and C, कितने सारे A B C 3 लिखा तो अभी तो बताया मैंने। वो A लग नहीं रहा ना UVA वाला। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो UVB रिस्पॉन्सिबल फॉर टैनिंग, सनबर्न and may cause skin cancer। may cause skin cancer। और फिर है UVC, most harmful but reflected back by our ozone layer। नहीं, अगर होता तो स्किन कैंसर पक्का होता। क्या कि इससे कभी कोई कैंसर हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने एक्सपीरियंस ही नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि ओजोन में वापस कर दिया। वाले थे लॉकडाउन में बचा लिया। हाँ, मतलब क्या कि हमने कोई ऐसा ह्यूमन ट्रायल करा नहीं है कि इससे होगा क्या। मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। नहीं, हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो, 2 ही चीज़ें आपको नहीं मारती, या तो बिल्कुल डेंजरस ना हो, या बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जिनके बारे में पता ही ना लगे। ठीक है, तो ठीक है। अच्छा हाँ, इसके बाद तो ओजोन लेयर मतलब क्या कर रहा है, UVC से हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, ओजोन लेयर के बारे में आपको पता है, इतना हम डिटेल में पढ़ेंगे नहीं। और वैसे भी ये 2 जगह और कवर होने वाला है, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी में। ठीक है, तो इतना कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एप्लीकेशन लिखते हैं। UV कैन किल एनीथिंग। ठीक है, इफ UV कैन किल एनीथिंग, वेयर शुड वी आइडियली यूज UV? बैक्टीरिया को किल करने के लिए। सिंपल, हमारा एक ही काम है, स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन लिखो। सबसे पहले UV लैंप्स, उसके लिए भी यूज़ करा जाता है, वो भी हम करेंगे अभी। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ UV क्या है कि फॉर वाटर प्योरिफिकेशन, RO में आता है UV युक्त पानी। ठीक है, वाटर प्योरिफिकेशन, ठीक है, तो UV रेडिएशन हो गया। फिर स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, जैसे वो हो रहा है ना, क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई ऑपरेशन होने वाला है, उन्होंने धो दिया मेडिकल इक्विपमेंट, फिर भी कुछ हॉस्पिटल होते हैं तेजा, वो क्या करते हैं, उसको UV में डाल देते हैं। UV ओवन होता है, अलग से ओवन जैसा ही होता है, बस वो माइक्रोवेव की जगह UV होता है। पूरी ट्रे उसमें लगा दी, थोड़ी देर रखी, 5-10 मिनट, पूरा स्टेरिलाइज हो गया। फूड का भी UV ट्रीटमेंट होता है इनफैक्ट, है ना। तो स्टेरिलाइज, हाँ, फूड का भी होता है ये। दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ, मतलब वो होता है ना, क्या प्रिजर्व करने का तरीका। दिस इज वन ऑफ द प्रिजर्वेशन मेथड कि आप UV ट्रीटमेंट कर दो उसका। हाँ, तो फिर वो और ज़्यादा नहीं जमेगा। अब प्लस वो और ज़्यादा कुछ नहीं देगा आपको, वो वही, मतलब वो सिर्फ उसका स्वाद रह जाएगा, बस उसे बैक्टीरिया ख़त्म है।
और हो सकता है अगर बैक्टीरिया खत्म हो गए, बैक्टीरिया खुद सड़ना शुरू कर दें कुछ टाइम के बाद। बैक्टीरिया वरना क्या है, एक इकोसिस्टम बनाकर रख रहे हैं हेल्दी, आपने बाहर भी रख दिया वो और ख़राब नहीं होगा, है ना, मतलब हेल्दी नहीं रहेगा। हेल्दी नहीं रहेगा दही। ठीक है, फिर हाँ, और भी कुछ एप्लीकेशन है मेडिकल में, जैसे कि लेसिक ट्रीटमेंट, लेसिक आई सर्जरी, कॉर्निया का रीशिपिंग होता है ना, है ना, LASIC, लेसिक। इसमें भी यूवी रेस ट्रीटमेंट। यस, यूवी रे से हम सेल्स को जलाते हैं। आइस का तो ज़्यादा होता है। दूसरे आई सेल को नहीं इम्पैक्ट करता है। नहीं, हम इसको इस तरीके से करते हैं, मतलब ये जो हमारी आई है, ठीक है, इसकी कॉर्निया है, ये उस एंगल पे ही दिया जाता है कि वो कुछ शेप करे, बस अंदर ना जाए किसी तरीके से। वैसे भी हमारे जो लेंस है, ये तो चलो यहाँ पे प्यूपिल वगैरह हो गई, ठीक है, और इसके नीचे एक हमारी सिलरी मसल हो गई, और उसने क्रिस्टलाइन लेंस रखा हुआ है। जो लेंस का इनर पार्ट होता है वहाँ पे एक यूवी फिल्टर भी होता है हमारी आंखों में, कि गलती से भी कोई यूवी आ गई तो अंदर ना जाए। ठीक है, कुछ लोगों के ये या तो जेनेटिकली नहीं होता है, या कैटरेक्ट की ट्रीटमेंट के बाद सर्जिकली रिमूव हो जाता है, तो उनको क्या है, अल्ट्रावायलेट दिखाई देती है फिर। हाँ, मैंने वो वीडियो भेजी तो थी, हाँ, है ना, उसमें था कि उसमें कुछ आर्टिस्ट था, उसका कैटरेक्ट का सर्जरी हुआ, उसके बाद उसको यूवी दिखाई देने लगा, उसने नई ही किस्म की कुछ पेंटिंग बनाई जो किसी ने देखी नहीं थी, है ना। तो ठीक है, अच्छा हाँ, एक और चीज़ जो हम कर रहे थे, क्या, कैंसर ट्रीटमेंट। सर कौन से टाइप? कौन से? हाँ, ये मैं अभी चेक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी नहीं देखा था। हाँ, फोटोथेरेपी, हाँ जी, ब्लड वाला भी कर देते हैं। अब ये पता नहीं मेरे को, शायद ब्लड वाला नहीं होता, वो ब्लड वाला इतना आसान नहीं है। इसको कहते हैं फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी यूजेस UVA and B टाइप। UVA and UVB। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम एक्सरे पर। एक्सरे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने क्या बताया, रिमोट सेंसिंग, एस्ट्रोनॉमी, ये इसमें तो सभी यूज़ हो रहे हैं, है ना। तो वो तो अगर आपके कभी ऐसा कुछ आया, ये लिखना ही पड़ जाए, तो एस्ट्रोनॉमी तो आप बिना सोचे समझे आप डाल सकते हो, ठीक है। जैसे कॉम्पटन एक्सरे टेलीस्कोप है, ठीक है, एक चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप है, कॉम्पटन यूवी रे टेलीस्कोप। जब हम टेलीस्कोप्स करेंगे ना, तब देखिए कौन से टेलीस्कोप किस किस रेंज में है ना। तो ऐसे माइक्रोवेव का है एक, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप आपने सुना है ना, वो माइक्रोवेव में काम करता है। रेडियो टेलीस्कोप तो निरे हैं, विजुअल तो मिलते ही मिलते हैं। वो जो ये है हमारा सबसे फेमस टेलीस्कोप कौन सा है, ये हबल स्पेस टेलीस्कोप, वो विजिबल रेंज में काम करता है ना। तो हम सारे टेलीस्कोप, जब टेलीस्कोप, ऑब्जर्वेटरी जो होते हैं ये ये ऑब्जर्वेटरीज ही तो हैं। हबल ऑब्जर्वेटरी उसका टेक्निकल नाम है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है ना वो, है ना। बस ये है कि विजिबल में ऑब्जर्वेशन कर रहा है, कोई लाइट मतलब इसमें अल्ट्रावायलेट में कर रहा है, वो इसी में, है ना, बस। ठीक है, तो एक्सरेज हो गई। अब हाँ, एक्सरे जो प्रोड्यूस करने का तरीका सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, क्या, कि एक्सरे प्रोडक्शन लिखो। बाकी हर चीज़ प्रोड्यूस करना आसान है ना। कि हमें करना क्या होता है, कोई मटेरियल होता है, मटेरियल को एक्साइट करना है, कोई एक ऐसा मटेरियल मिल जाए। मान लो हम इनफैक्ट पानी का यूज़ कर सकते हैं वही 3 सेंटीमीटर की वेवलेंथ देने के लिए, क्या, उसको लगातार पहले तो एनर्जी दो, ठीक है। मैंने वेव्स कराते समय आपको एक रेजोनेंस प्रॉपर्टी नहीं बताई ना। मैंने आपको रिफ्लेक्शन बता दिया, रिफ्रैक्शन बता दिया था, डिफ्रैक्शन बता दिया था, है ना, इंटरफेरेंस बता दिया था, ठीक है। हम कभी कभी क्या कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस दोनों प्रॉपर्टीज़ का एक साथ यूज़ करें तो एक नई प्रॉपर्टी निकल कर आती है, जिसको हम कहते हैं एक्चुअली स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव जैसे फ्लूट है, फ्लूट को आप कहीं किसी उस पर दबाओगे किसी जगह पे, है ना, वो 6 वो होते हैं उसके मतलब होल्स, उसमें से पीछे के 3 होल कवर कर दो। अब फ्लूट लेंथ क्या होगी, ये मैं इसको रेजोनेंस को,
या स्टैंडिंग वेव को समझाने का एक अच्छा तरीका ये है, फ्लूट क्या होती है, एक तरफ से ये बंद होती है कंप्लीटली, यहाँ पे एक छेद होता है। ये मैं वैसी वाली फ्लूट की बात कर रहा हूँ, सिंपल वाली फ्लूट में भी यही सब होता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, यहाँ से आपने फूंक मारी और फिर यहाँ पे कुछ छेद होते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, अगर आपने सारे छेद बंद कर दिए तो फ्लूट की लेंथ ये हो गई। ठीक है, इस लेंथ में रिफ्लेक्शन होती रहेगी, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। ठीक है, और होगा क्या कि वहाँ पे एक स्टैंडिंग वेव बन जाएगी। ठीक है, कभी कभी हम क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग में भी हम स्टैंडिंग वेव डाल सकते हैं। क्या कि इसको यूं करा हमने वाइब्रेट और एक स्टैंडिंग वेव बन गई। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, एक स्टैंडिंग वेव हो गई। ऐसा ही ये है स्ट्रिंग सिस्टम में। फिर मैंने बताया था एक स्टैंडिंग वेव ये भी बन सकती है, याद है इलेक्ट्रॉन के बारे में समझा रहा था, इलेक्ट्रॉन एक वेव है ऐसा। ठीक है, अब दिस विल कीप ऑन हैपनिंग, एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी। एक बार ये ओपन स्ट्रिंग होती है, इधर हमने पल्स मारी होती है, वो ट्रैवल कर जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास जगह है ट्रैवल करने की। एनर्जी डिसिपेशन के लिए उसे जगह मिल रही है, तो वो डिसिपेट होने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे हमने डिसिपेशन के दोनों मार्ग रोक लिए, वहीं पे वाइब्रेशन होती रहेगी स्ट्रिंग की। इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव। जब भी एनर्जी डिसिपेशन का तरीका हमने रोक दिया, वहां पे स्टैंडिंग वेव बनने की एक पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, और अब लेकिन ये नहीं है कि सारे किस्म की स्टैंडिंग वेव बन जाएंगी। वो कौन सी टाइप की स्टैंडिंग वेव बनेगी? करस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वायर, इसी फ्रीक्वेंसी की बन पाएगी। ठीक है, अगर आपने इसके आसपास की भी फ्रीक्वेंसी दे दी, वो इसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी में रहना चाहेगी। अब आपने देखा कभी कि जब हम यहाँ पे छेद दबा देते हैं, आप चाहे कितनी तेज से आवाज़ फूंक मार लो या कितनी धीरे मार लो, फ्रीक्वेंसी वो एक ही निकलती है, वो एक नोट निकलता है। ठीक है, कभी सोचा आपने कि भाई इससे और कोई नोट क्यों नहीं निकल रहा? क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक स्टैंडिंग वेव बन गई है, वो वहाँ पे कलेक्टेड एनर्जी है। अब इस एनर्जी को इसी फ्रीक्वेंसी पे आप हिला सकते हो, और किसी फ्रीक्वेंसी पे हिला ही नहीं सकते। ठीक है, इसलिए गिटार की एक स्ट्रिंग आपने यूं दबाई, वही फ्रीक्वेंसी निकलेगी। वो उसी तार के ऊपर आपने कोई और एनर्जी डाल दी, नहीं निकलेगी कोई और फ्रीक्वेंसी, वही निकलेगी। चाहे आपने कितने गलत तरीके कैसी भी एनर्जी दे दी, किसी भी सोर्स से एनर्जी दे दी। ठीक है, क्या हो गया? धक्का लगा। क्यों दूसरे ने निकली? ठीक है, इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं? स्टैंडिंग वेव। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी 2 दबा देते हैं तो यहां तक की स्टैंडिंग वेव, 3 दबा देते हैं यहां तक की। कभी ऐसा नहीं होता हमने बीच की दबा दी तो स्टैंडिंग वेव कहाँ की निकलती है? इतनी, उतनी निकलेगी। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हम इस चीज़ को और क्या कर सकते हैं, एक स्टेप और आगे ले सकते हैं। और स्टैंडिंग वेव सिर्फ यहाँ नहीं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में बहुत स्टैंडिंग वेव होती हैं। ये एक बिल्डिंग है, अर्थक्वेक आया, यहाँ पे एक स्टैंडिंग वेव बन जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्राउंड मैचेस द नेचुरल स्विंग फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस बिल्डिंग, तो फिर शेकिंग ज़्यादा हो जाएगी, वो गिर जाएगी बिल्डिंग। ये ना चिले में एक बार अर्थक्वेक आया था। इनफैक्ट ये कई जगहों पे अर्थक्वेक में देखा गया है क्या कि मान लो इस हाइट की बिल्डिंग है, इस हाइट की बिल्डिंग है, इस हाइट की बिल्डिंग है, लंबी वाली नहीं गिरी, ये नहीं गिरी, ये गिर गई, और इस हाइट की सारी बिल्डिंग गिर गई एरिया में। क्यों? मतलब क्या है कि जिस फ्रीक्वेंसी का अर्थक्वेक आया उसके साथ इसकी स्टैंडिंग वेव मैच कर गई, तो एनर्जी ऐड ऑन होती चली गई। हम क्या करते हैं जब फ्लूट बजाते हैं कि उसमें क्या है कि जो माउथ है वो एनर्जी देता जा रहा है। ठीक है, तो वो लाउड होती चली जाएगी, उसी फ्रीक्वेंसी पे लाउड होती चली जाएगी। यहां पे भी एम्पलीट्यूड मींस लाउडनेस। ठीक है, अगर हमने ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे इसने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी थोड़ा लंबा है, थोड़ा धीरे धीरे वाइब्रेट करेगा, ये छोटा है और जल्दी वाइब्रेट करेगा। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी का ही मान लो अर्थक्वेक आ गया, और ज़्यादा स्वे करेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, गिर जाएगी बिल्डिंग। ठीक है, जब एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए और एम्पलीट्यूड का बिल्डअप होना शुरू हो जाए, एनर्जी का बिल्डअप होना शुरू हो जाए, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है, और ये रेजोनेंस का हम
ये तो डिस्ट्रक्टिव मतलब एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस हो गया। एक कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस है, जैसे लेज़र। हमने 2 प्लेट्स लगा दी, एक सब्सटेंस रख दिया, इसको एनर्जी देना शुरू करा, इसने एनर्जी डिसिपेट करना शुरू करा, हमने कोशिश करी उसी टाइप की एनर्जी दें जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। प्लस हमने यहाँ पे 2 मिरर्स लगा रखे हैं, वो बाउंस बैक होकर वही एनर्जी वापस से एब्जॉर्ब कर रहा है और ज़्यादा एक्साइट हो रहा है, वही एनर्जी और दे रहा है ना। और फिर हमने क्या कर दिया, एक साइड का जो मिरर है वो ट्रांसलूसेंट रखा है ताकि एक साइड से कुछ एनर्जी निकले भी, बन गई लेज़र। आपको एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट सस्टेन्ड वे में मिल रही है। जो सबसे पावरफुल लेज़र होती हैं वो पल्सेस दे पाते हैं। क्यों? पहले वो एनर्जी का बिल्डअप करती हैं, फिर छोड़ देती हैं। अब सिस्टम से एनर्जी निकल गई, उन्हें फिर से बिल्डअप करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर लेज़र पल्सेस में काम करती हैं। ठीक है, ये एक तरीका है। तो हम करते क्या है कि ये जो मैं बता रहा था कि जितनी भी हम वेव्स बना कैसे रहे हैं, हर चीज़ के लिए एक लेज़र है। आपसे कोई पूछेगा इंफ्रारेड हम कैसे प्रोड्यूस करें, इंफ्रारेड लेज़र। ठीक है, अल्ट्रावायलेट कैसे प्रोड्यूस करें, अल्ट्रावायलेट लेज़र। उसमें हमें बस करना क्या है, यहां पे सब्सटेंस अलग किस्म का डालना है। ठीक है, जब हम एक्सरे की बात करते हैं तो सब्सटेंस कौन सा डलता है, मेटल। ठीक है, जब भी मेटल को हीट करते हैं वो जो एनर्जी देता है वो जनरली होती है एक्सरे, वो बहुत हाई एनर्जी होती है। ठीक है, तो एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है ये लिखते हैं। ज़्यादातर मेटल एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं और हर एक मेटल की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है कि वो कौन से टाइप का एक्सरे बनाएगी। हमें जिस रेडिएशन का एक्सरे चाहिए उस हिसाब का मेटल यूज़ करना है और एक्सरे निकलेगा। ठीक है, लिखो एक्सरे कैसे हम करते हैं। और जनरली हम करते क्या, इसमें जो एनर्जी हम देते हैं ना, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन भेज जाते हैं। हम मेटल को हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन दोगे और वो एक्सरे देगा, ऐसा। ठीक है, तो एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होते हैं कि X-rays are produced by bombarding a metal target with high energy electrons. By high energy electrons. ठीक है, एप्लीकेशंस क्या हैं बताओ, एक्सरे के एप्लीकेशन क्या है, ये तो आपको पता ही है। हाँ, डायग्नोस्टिक्स। हाँ, क्या? हाँ, वही तो डायग्नोस्टिक्स में यूज होते हैं। एक्सरे की अच्छी बात है, हाँ वही ये एक्सरे डायग्नोस्टिक ही तो हो गया फिल्म में। तो सुनो, एक्सरेज आर जनरली जो हार्ड टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी क्रिएट एन ऑब्स्टेकल फॉर एक्सरे। ठीक है, देयरफॉर होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि अपनी बॉडी से एक्सरे पास करते हैं, तो जो सॉफ्ट टिश्यू है वहाँ से तो एक्सरे पास हो जाता है, जहाँ पे एक्सरे पास हुआ वहाँ तो डार्कर एरिया बन जाएगा, है ना। जहाँ से एक्सरे पास नहीं हुआ वहाँ पे लाइटर एरियाज बन जाएंगे, है ना। तो इससे हो गया आपके जो हार्ड टिश्यूज हैं वो डिटेक्ट हो गए। ठीक है, तो लिखो कि इट इज़ used to take an image of hard tissues of our body. बोन के हार्ड टिश्यू होता है। हाँ, बोन हार्ड टिश्यू है। इससे ज़्यादा हार्ड क्या होता है बोन, मतलब बॉडी में? हाँ, वो भी मतलब बोन में काउंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं हम कैंसर ट्रीटमेंट। हाँ, एनेमल ही कैल्शियम से बनता है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एक्सरे में सेकेंड पॉइंट लिखिए, कैंसर ट्रीटमेंट। यस, किलिंग ऑफ कैंसर टिश्यूज। लिख सकते हैं सर, बोन फ्रैक्चर। नहीं, बोन फ्रैक्चर तो डायग्नोस्टिक्स में आ गया ना। हार्ड टिश्यूज हम डिटेक्ट कर रहे हैं तो हार्ड टिश्यू के क्रैक्स भी डिटेक्ट हो जाएंगे, है ना।
है ना। नेक्स्ट कैसे करेगा यूवी यस, हाँ लिविंग सेल को डैमेज करेगा। हमने देखा ना यहाँ पे, कहाँ गया हमारा RMI वर्क्स, हमको जितना उधर उतनी ज़्यादा एनर्जी। ये भी आयोनाइजिंग है रेडिएशन। अच्छा, इसको आयोनाइजिंग रेडिएशन क्यों कहते हैं, एक चीज़ ध्यान रखना, यही जो मैं अभी आपको बता रहा था, क्या कि हम प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं कि एक मेटल है, ठीक है, मेटल के ऊपर हमने करा क्या है कि इलेक्ट्रॉन का बीम मारा है, ठीक है, तो उसने क्या करा है कि इलेक्ट्रॉन का जब बीम मानते हैं उसने जंप कराया, एक्साइट कराया बाकी इलेक्ट्रॉन को। वो जब वापस अंदर जाएंगे, है ना, तो क्या इलेक्ट्रॉन को जंप कराना मीन्स आयन बना देना, है ना। तो वो मतलब आपने इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से निकाल दिया, जब वो पूरी तरीके से वापस अंदर जाएगा तो एक बड़ी एनर्जी देगा। तो मतलब क्या, मेटल कुछ टाइम के लिए पॉजिटिवली नहीं, पॉइंट इज आयनाइज हुआ और माइक्रो सेकेंड्स में ही वापस आ गया, तुरंत वापस आ गया, और जब वापस आया तो उसने कुछ दिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गामा रेज। प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन, और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर डिके, न्यूक्लियर डिके। अब क्या कि न्यूक्लियर रिएक्शन में हमने रिएक्शन करवा दिया और फिर डिके हो रहा है, और कभी कभी क्या होता है, फिसाइल मटेरियल जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है अपने आप होता है, हम लोग कुछ नहीं करना तो अपने आप होता ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, गामा रेज। गामा रेज का भी हमारा एप्लीकेशन वही है कैंसर ट्रीटमेंट में, ठीक है। सुपर ह्यूमन बना सकते हैं। नहीं नहीं, एट बेस्ट हम विकलांग बना सकते हैं किसी को, डिसेबल्ड। इसमें भी कैंसर ट्रीटमेंट हाँ हाँ, कैंसर ट्रीटमेंट, कैसे कैंसर ट्रीटमेंट हाँ यहाँ पे भी, एक्सीडेंट मतलब अगर हम टारगेटेड हार्मफुल यूज करते हैं तो ट्यूमर को कर सकते हैं ना। ये सारी चीज़ें UV A B का यूज़ करना, या एक्सरे का यूज़ करना, या गामा रेज का यूज़ करना, इन सभी चीज़ को हम कहते हैं रेडियोथेरेपी। ये एक ब्रांच है, ठीक है। बस डिटेक्शन नहीं कर सकते कुछ। हाँ कर सकते हैं ना, गामा रे के भी टेलीस्कोप से हम हर चीज़ डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब इससे भी हायर एनर्जी की जो रेडिएशन है वो भी आती है, उसको भी डिटेक्ट करते हैं। कॉस्मिक से आप भी होती है। हाँ नहीं, हाँ बट बहुत हाई एनर्जी नहीं, क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है कि जो गामा रेज होती हैं या उससे भी हायर जो कॉस्मिक रेज होती हैं, जनरली ये निकल रही होती है न्यूट्रॉन स्टार से या सुपरनोवा एक्सप्लोजन से। हम तो बना भी नहीं पाते इनको, ठीक है। ये वाली क्या है कि जनरली इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी होती है कि पूरे अर्थ को क्रॉस करके निकल जाती है, है ना। तो मतलब डिटेक्ट कर सकते हैं, बट पॉइंट ये है कि वैसे बहुत डेंजरस है और हम इसको रोक नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। रेयर होती हैं, रेयर इवेंट्स में करती हैं, ठीक है। कैसे आ रही हैं, जैसे न्यूट्रॉन स्टार हम जब पढ़ेंगे ना, तो मतलब ये एस्ट्रोनॉमी वगैरह जब पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन स्टार अपने पोल्स पे एक हाई एनर्जी की ये बीम दे रहा होता है, एमिट कर रहा होता है। अब वो लेज़र इतनी दूर पे हमारी तरफ सीधे पॉइंट कर रही होगी, बहुत रेयर है। चाहे ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स हो तो भी वो सब, मतलब उनमें से कोई भी एक हमारी तरफ एग्जैक्टली पॉइंट कर रहा होगा, ठीक एक ओरिएंटेशन में, कुछ माइक्रो सेकेंड के ब्लिप के लिए ये भी बहुत रेयर होता है। हाँ, तो ये बहुत रेयरली डिटेक्ट हो सकते हैं। कोई मतलब ऐसा कोई रेट पॉसिबल है कॉस्मिक से भी ज़्यादा आगे? सबको हम कॉस्मिक बोल रहे हैं, अच्छा, जो भी ज़्यादा। हाँ, और वो भी NCERT बोल रही है, ठीक है। हम NCERT नहीं पढ़ते तो इन सबको गामा बोलते हैं। सबको गामा बोलते हैं? हाँ, सब गामा है, ठीक है। बहुत हाई एनर्जी, सब गामा है। बट क्या कि NCERT ने एक और क्लासिफिकेशन कर दिया, 11th वाली ने, 11th 12th वाली ने, उसने इसको गामा बोल दिया। डिफरेंस क्या है गामा और कॉस्मिक? कुछ तो होगा ना डायरेक्ट। सारी हाई एनर्जी वाली गामा है, ठीक है। NCERT ये कह रही है जो हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं वहां तक तो गामा है, उसके बियॉन्ड को हम गामा ही नहीं बोलेंगे, ये तो हम बना ही नहीं पा रहे ना। वो कह रहे हैं हम उसको कॉस्मिक बोलेंगे। कॉस्मिक नामकरण है, आप कुछ बोल दो।
इंडिया को भारत बोलो, भारत को इंडिया बोल दो, इंडिया को कोई क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, एकदम नया। पहले तो इसको करते हैं एग्जिट, इसको करते हैं सेव और फिर बनाते हैं। हमारी एक हो गई एप्लीकेशन ऑफ वेव्स। हाँ, वेव कंप्लीट हुआ। क्या कुछ रह गया? एक सेकंड, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं गलती से कुछ रह ना गया हो। लाइट में हमने सब कर दिया था, बाकी जो कुछ भी होना था डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल एंड वो सब तो हम क्वांटम में पढ़ेंगे। यंग्स डबल स्लिट हो चुका है, तो हम यहाँ आएंगे। थर्मोडायनेमिक्स करना है अब हमें। थर्मोडायनेमिक्स पे आ जाओ। हाँ जी, अगर वेव थोड़ा सा ज़्यादा था, उसमें वेव भी था, फिर साउंड था, फिर लाइट था, ठीक है, तो इसलिए टाइम लग गया। और फिर हमने मैटर वेव भी ले लिया और नई ग्रेविटेशनल वेव ले ली। ये तो किसी किताब में भी नहीं है। हमने कहा चलो तेजा ही बन लेते हैं, एकदम लेटेस्ट वाली चीज़ डाल देते हैं। एनसीईआरटी ने नहीं डाली अभी तक, सरकारी है ना। लंच ब्रेक होगा उनका। चलो, थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि ये कुल मिलाकर स्टडी ऑफ हीट, हीट फ्लोज एंड हीट स्टोरेज इन मैटर है। हाँ, अगर लिखना ही तो लिखो स्टडी ऑफ एनर्जी, फिर तो हम और टेक्निकल जाते हैं। स्टडी ऑफ एनर्जी, वर्क एंड हीट। हाँ, टेम्परेचर भी लिख लो। हाँ, हीट में ही आ गया एक्चुअली, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ना, वो मेजरमेंट ऑफ हीट है ना। एनर्जी, वर्क एंड हीट एंड रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, एक तो ये एक पॉइंट है एक्चुअली। एरोडायनामिक्स क्या होता है? वो तो फ्लूइड मैकेनिक्स है। अरे हाँ, हमें फ्लूइड मैकेनिक्स भी करना है। कल हम पहले फ्लूइड मैकेनिक्स करेंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म करेंगे। ठीक है, अच्छा हाँ, फिर इट डील्स विद मैक्रोस्कोपिक नेचर ऑफ, इट डील्स विद मैक्रोस्कोपिक नेचर या मैक्रोस्कोपिक रिलेशन बिटवीन हीट एंड मैटर, बिटवीन हीट एंड मैटर। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना होगा कि भाई थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या चीज़ होती है। ठीक है, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है कि हर वो सिस्टम जिसकी एक हम बाउंड्री बना पा रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर उसका इनसाइड हम डिफाइन कर पा रहे हैं और उसका आउटसाइड एनवायरनमेंट डिफाइन कर पा रहे हैं। ठीक है, इस पूरी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सराउंडिंग, इसको बोलते हैं बाउंड्री। ठीक है, और इसको बोलते हैं मतलब जो हमारा सिस्टम है। ठीक है, वो सिस्टम जहाँ पे हम अपना सिस्टम डिफाइन कर पाएँ इस तरीके से कि उसकी एक बाउंड्री हो और एक बाकी की जो चीज़ें वो सराउंडिंग हो, उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, अब ऐसे में 2-3 टाइप के सिस्टम पॉसिबल हैं। क्या? एक तो क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है, वेयर मतलब मटीरियल, ना तो मटीरियल और ना एनर्जी फ्लो पॉसिबल हो। ठीक है, कंप्लीटली क्लोज सिस्टम हो गया। ठीक है, फिर है हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, जहां पे एनर्जी और एक सेकंड, अच्छा मैं चेंज कर रहा हूँ, मैंने वो कर दिया इंटरचेंज। क्या कि आइसोलेटेड सिस्टम वो है जहाँ पे मटेरियल और एनर्जी फ्लो ना हो, क्लोज सिस्टम वो है जहाँ पे मटेरियल फ्लो ना हो बट एनर्जी चेंज हो पाए। ठीक है, और ओपन सिस्टम वो है जहाँ पे एनर्जी मटेरियल दोनों फ्लो हो जाए। ठीक है, जैसे एटमॉस्फेयर है वो एक ओपन सिस्टम हो गया। ठीक है, तीनों चीज़ों में जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है हल्की से अलग किस्म की बिहेव करती है। ठीक है, खैर एनीवे, हमारे ये जो यूपीएससी के लिए अंडरस्टैंडिंग जिस चीज़ की ज़रूरत है उसमें ये इंट्यूशन काफ़ी है, इसके बारे में कभी कुछ डायरेक्टली नहीं आता। क्या आता है वो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। लिखो, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। सबसे पहला आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोसेस जहां पे टेम्परेचर सेम रहा हो,
ठीक है, और ऐसे में हमें टेम्परेचर की भी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, जैसे कि एक्सपेंशन ऑफ गैस इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। हाँ, हो सकता है टेम्परेचर रिड्यूस हो जाए, बट जनरली टेम्परेचर सेम रहता है। तो क्या है कि हो ये रहा है कि जैसे इस तरह मानो कि ये दिन का समय था और ये एयर पैकेट है, और ये शाम होते होते एयर पैकेट इतना हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हीट आई सन की, उसने ओशियन को गर्म करा, ठीक है, और गर्म करने के बाद इंफ्रारेड दी, और इसको मिला, क्या कहते हैं, इसको मिली एनर्जी। अब एनर्जी का हुआ क्या? अगर एनर्जी मिली होती तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता। कभी कभी क्या होता है, टेम्परेचर अपना ना बढ़ाने की जगह, क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर भी कुछ है, ये अपना वॉल्यूम बढ़ा लेता है, ठीक है। तो एक्सपेंशन, तो इसको हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन बोल सकते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो एक्सपेंशन होते हैं गैसेस के, वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होते हैं, ठीक है। जनरली ओपन सिस्टम के एक्सपेंशन हो गए। एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, हाँ, इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, फिर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडीआई है, एडियाबैटिक, ठीक है। और मैं जनरली ना ज्योग्राफी के मूड में रहता हूँ, तो ज्योग्राफी की टर्म्स में ही समझाऊंगा ये सारे प्रोसेस, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या हो गया कि जहां पे देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। सिमिलरली होगा आइसोथर्मल। नहीं नहीं नहीं, यहां पे हीट ली गई ना, ठीक है। नो एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग। फॉर एग्जांपल ऐसा करो कि हमने क्या, एक ये पिस्टन वाला सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो इसकी बाउंड्रीज हैं वो हाईली इंसुलेटिंग हैं, ठीक है, बट कोई बात नहीं, खा लो, ठीक है। ये हाईली इंसुलेटिंग बाउंड्री है, और ये जो नीचे है, जो बेस है, वो इंसुलेटर नहीं है, ठीक है। विच मीन्स एक्सचेंज ऑफ हीट अगर मान लो पॉसिबल है, ठीक है। अगर इस सिस्टम को मैं यहां पे दिखाना चाहता तो मैं क्या करता, क्या होता कि जो ओशियन से टेम्परेचर इसको मिल रहा है ना, तो यहां पे टेम्परेचर मिल रहा है, तो हुआ क्या, क्योंकि टेम्परेचर मिल रहा है तो पिस्टन ऊपर जाएगी, क्योंकि हीट मिली। हीट दो काम कर सकती है, देखो हमेशा हीट दो ही काम करेगी, क्या, या तो टेम्परेचर रेज कर देगी, ठीक है, या फिर उसका वॉल्यूम बढ़ा देगी। वर्क डन, व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन क्या? नहीं, वो तो एनर्जी, तो कैपेसिटी टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब हुआ क्या कि भाई इसको एक कोई फोर्स लगी और इसको ऊपर कर दिया, है ना। मतलब ऐसा है, ये इस पिस्टन का मतलब ये होता है कि ऊपर कोई वेट होता है, क्योंकि अगर वेट नहीं होता तो फिर तो ये उड़ जाता, है ना। तो कोई वेट है, तो इस वेट को, इस फोर्स को कुछ बढ़ा दिया ना, विच मीन्स इसने एनर्जी ली, और एनर्जी का इंपैक्ट क्या हुआ कि वर्क डन हो गया, इसको उठा दिया गया, है ना। तो एनर्जी दो चीज कर सकती है, या तो टेम्परेचर बढ़ा सकती है कि ये जिगजैगनेस जो है पार्टिकल्स की, उसको बढ़ा सकती है, वो हमें टेम्परेचर दिखाई देती है, और इसका वर्क डन करा सकती है, ठीक है। दो काम हो सकते हैं। नहीं, हीट ही है, मतलब हीट कैन क्रिएट प्रेशर, राइट। अब अगर कभी ऐसा हुआ कि हीट एक्सचेंज है ही नहीं सिस्टम के साथ, ठीक है, तो वो कैसा होगा कि हमने यहाँ पे बाउंड्री को कर दिया इंसुलेट,
ठीक है, अब सोचो अगर बाउंड्री को इंसुलेट कर दिया, एक काम हो सकता है क्या सर, अब सिर्फ ये चीज़ हो सकती है कि हम ये कह रहे थे ना कि भाई जो चेंज इन हीट है, हीट इज इक्वल टू या तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज को हम डेल्टा लिखते थे, याद है? तो मैं डेल्टा ही कर रहा हूँ क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर लंबा लगता है मेरे को, ठीक है? तो चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है प्लस चेंज इन वर्क डन हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है। अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई हीट हम एक्सचेंज ही नहीं करेंगे सिस्टम के साथ, तो क्या होगा कि वर्क डन वुल ट्रांसलेट इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब इस टाइप का आइसोलेटेड सिस्टम जहाँ पे हीट नहीं एक्सचेंज हो रही है, उसमें होगा क्या कि जब आप इसको प्रेशराइज करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, जब इसको खाली छोड़ देंगे टेम्परेचर कम हो जाएगा, ऊपर उठा देंगे और नेगेटिव हीट वर्क डन होगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। एडियाबैटिक जो प्रोसेसेस होते हैं उनमें क्या होता है, इन्वायरमेंट के साथ हम कुछ नहीं करते, आइसोलेटेड प्रोसेसेस होते हैं, आइसोलेटेड क्लोज सिस्टम प्रोसेस होते हैं। हाँ, तो हमने फोर्स उल्टा लगा दिया, टेम्परेचर कम हो जाएगा, है ना? है जी? हाँ, हर जगह यूज़ होता है। ठीक है, ये हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस। कुछ नहीं, मतलब गैस एक्सपेंशन इन आइसोलेटेड कंटेनर या इंसुलेटेड कंटेनर, आइसोलेटेड नहीं। ठीक है, फिर होता है एक आइसोक्रोनिक प्रोसेस। आइसोक्रोनिक प्रोसेस where volume remains constant. Volume of what, sir? जो भी है गैस सिस्टम, हाँ Volume remain constant. ठीक है, इसका एग्जांपल है प्रेशर कुकर। ठीक है, क्या वॉल्यूम उतनी है, हम क्या कर रहे हैं, इनफैक्ट प्रेशर कुकर भी अगर हमने पूरा पानी से भर दिया हो तब होता है एग्जांपल, छोड़ देते हैं उसको, प्रेशर कुकर भी नहीं लेते, इसी को लेते हैं। चलो इसी को एग्जांपल लेते हैं और करते क्या है कि यहाँ पे इसको वापस इंसुलेशन नीचे से हटा देते हैं। ठीक है, हटा दी। अब हुआ क्या कि हम वॉल्यूम नहीं बढ़ने दे रहे। ठीक है, वॉल्यूम के यहाँ पे हमने ताला लगा दिया, ये लॉक कर दिया इसको, पिस्टन को यहीं पे। ठीक है, अब जब हम इसको टेम्परेचर देंगे, वो हीट देंगे तो क्या होगा, अंदर ही चल रहा है। तो अंदर क्या होगा, दो चीज़ें हो सकती हैं जब हीट देते हैं, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या वर्क डन। टेम्परेचर बढ़ेगा, वर्क डन तो होगा नहीं, है ना? तो आइसोक्रोनिक प्रोसेस में क्या होता है, खाली टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ले लो। हाँ, या पहले तो एक्सप्लेनेशन, मतलब अपने शब्दों में लिखना चाहो तो लिख दो कि क्या कि द हीट वुड ट्रांसलेट इनटू टेम्परेचर डिफरेंस, बस और कुछ नहीं होगा। हीट वुड ट्रांसलेट इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रेशर सेम। Pressure remains constant. Example, sir? अब प्रेशर कैसे कांस्टेंट रहेगा कि हमने हीट दी, दो काम हो सकता है, या तो टेम्परेचर चेंज होता या वर्क डन होता। ठीक है, व्हाट इज प्रेशर इज कि कितना फोर्स ही पिस्टन पे लगा रहा है। ठीक है, ये जो जिगजैग है, ये जो वाइब्रेशंस हैं, ठीक है, ये कुछ मतलब एजिटेशन क्रिएट करेंगे, उससे प्रेशर बढ़ेगा। हमें करना क्या है, ऊपर से वेट हटा देना है, क्योंकि अगर ऊपर वेट रखा तो वो तो प्रेशर का एक्सचेंज हो रहा है। पिस्टन जितना एक्सपेंड करना चाह रहा है उतना हम करने देंगे। ठीक है, प्रेशर हमें ज़ीरो रखना है, क्योंकि है ना, जितना अगर वो प्रेशर अगर अंदर प्रेशर बढ़ रहा है और हमने उसको रोक दिया तो फिर तो प्रेशर बढ़ता रहेगा। हम प्रेशर बढ़ने नहीं देना, बढ़ रहा है, जितना बढ़ रहा है उतना एक्सपेंड होने दो। प्रेशर हम उसको एक्सपेंड होने लेंगे,
कुल मिलाकर, ठीक है। तो कहने का मतलब है क्या होगा कि वर्क डन भी होगा, टेम्परेचर भी होगा, ये इस टाइप का प्रोसेस है, ठीक है। तो बस ठीक है, इतना ही काफ़ी है कि प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे अब हम लिखते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट टॉपिक लाओ। सबसे पहले फर्स्ट लॉ, इक्विलिब्रियम का लॉ, एनर्जी इक्विलिब्रियम। EQUI इक्विलिब्रियम। मैं बताता हूँ, ठीक है। ये क्या है कि इफ टू सिस्टम्स are at thermal equilibrium with a third system, then they are at a thermal equilibrium with each other. Thermal equilibrium with each other माने कि एक सिस्टम है, एक और सिस्टम है, एक और सिस्टम है, ठीक है। क्या है कि जब यहाँ पे हमने हीट फ्लो अलाउ करी, ये सिस्टम ए था, सिस्टम ठीक है, तो हमने हीट फ्लो अलाउ करा, ठीक है। When would we say कि they are at thermal equilibrium? भाई हीट फ्लो हो ही नहीं रहा, हमने हीट फ्लो अलाउ कर दिया, ठीक है, फिर भी हीट फ्लो नहीं हो रहा, विच मीन्स दे आर एट थर्मल इक्विलिब्रियम। फिर यहाँ पे हीट फ्लो अलाउ करा, वहाँ भी नहीं हो रहा, ठीक है। हमने यहाँ पे फिर अलाउ करेंगे तो यहाँ पर भी नहीं होगा, लॉ ये कहता है, ठीक है। बस इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ से अब भाई ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है, ये क्यों आया ही क्यों लॉ, इसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। क्या कि ये एक्चुअली लॉ क्या कह रहा है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा है कि हीट फ्लो तब होगा जब थर्मल डिसइक्विलिब्रियम होगा। इंपॉर्टेंट कोरोलरी क्या है कि एक सिचुएशन ये भी होगी कि थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं भी होगा, ठीक है। अगर ये हीट फ्लो हो रहा होगा और जितना हीट फ्लो होगा इसकी मेजरमेंट जो हम देखेंगे वो होगा टेम्परेचर से। मतलब क्या कि अगर हीट फ्लो हो रहा है तो मतलब टेम्परेचर है, मतलब कि हमने किसी चीज़ को टच करा और हमें गर्म लगा मतलब वहाँ से हीट फ्लो हमारे पास आया। अगर ये हीट फ्लो हो रहा है इट मीन्स देयर इज अ हाई टेम्परेचर देयर, ठीक है। तो ये जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आता है टेम्परेचर का, ठीक है। देखने में ये बहुत लॉजिकल लग रहा है, लेकिन इस लॉजिक से एक चीज़ निकल कर आ रही है, वो है टेम्परेचर, ठीक है। तो अब लिखो टेम्परेचर। हाँ जी, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इसका इम्प्लीकेशन है टेम्परेचर। ये कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम दे रहा है ना, और क्या दे रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हीट प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस। डिग्री ऑफ हीट प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, ठीक है। अगर डिग्री ऑफ हीट कितनी हीट है, अगर उसका मेजर हमें टेम्परेचर की मदद से मिल जा रहा है, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर देयर वुड बी अ टेम्परेचर डिफरेंस, अगर ये T1 और T2 है तो हीट फ्लो होगा। अगर T1 T2 नहीं है तो कब तक हीट फ्लो होगा, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। एक बार आ गया तो मतलब इन दोनों का टेम्परेचर बराबर है, इन दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया तो इन दोनों का भी बराबर होगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये लिखो कि हीट फ्लोज बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस
ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट कोरोलरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखते हैं सेकंड, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये तो हो गया हीट इक्विलिब्रियम का लॉ, इसको हम क्या बोलते हैं, जीरोथ लॉ। अब आते हैं फर्स्ट लॉ पे। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या? हीट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड and can only change its form. ठीक है, अब हम किसी भी चीज़ को हीट अप कैसे कर सकते हैं? हमारे पास क्या क्या तरीके हैं हीट अप करने के? नहीं, टेम्परेचर तो उसका खुद का है। आग लगा के, हाँ मतलब हीट देके, हाँ मतलब सीधा, हाँ सही है, हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हम हीट जब सप्लाई करें, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, हाँ वो भी हीट सप्लाई हो गया। हमने किसी कोई तरीका करा, हाँ मतलब ये करके ये करना भी हीट सप्लाई हो गया। हमने अपना टेम्परेचर बढ़ाया और यूँ कर दिया। ठीक है, जो भी हम टेम्परेचर अब किसी मतलब हीट फ्लो कैसे करेगा, यहाँ से हमने समझा हीट फ्लो कैसे करेगा कि हमने किसी चीज़ को हाई टेम्परेचर पे रखा और फिर हीट सप्लाई करना शुरू करा। ठीक है, हीट का जो सप्लाई है 3-4 तरीके से होता है, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन आप समझ रहे हैं क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आए। ठीक है, एक कन्वेक्शन तो हो गया और एक कंडक्शन, मेटल, है ना। तो जो भी है, जिस भी तरीके से हमने करा, ये हम पढ़ेंगे किस तरीके से हीट फ्लो कर सकती है। ठीक है, मे भी कल देख लेंगे। हीट फ्लो हुई, हीट फ्लो हुई मतलब हम हीट दे सकते हैं। एक तरीका तो है हीट। ठीक है, ये कहाँ जा रही है, ये सब्सटेंस के अंदर जा रही है। ठीक है, हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लाएंगे इंटरनल एनर्जी का, कि कहाँ जा रही है, कहीं तो जा रही है ना, ये सब्सटेंस के अंदर जा रही है। इस मतलब सब्सटेंस ने कोई तो एनर्जी, सब्सटेंस के पास रिजर्वॉयर है एनर्जी का, है ना, उसका एक पर्सनल अकाउंट है जिसमें हम एनर्जी डाल देते हैं। ठीक है, ये पर्सनल अकाउंट क्या है, इसको हम इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, बट एक और तरीका हमें समझना है, क्या हीट से हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं क्या? और कोई तरीका है टेम्परेचर बढ़ाने का? हीट निधि, क्या कोई और तरीका है टेम्परेचर बढ़ाने? हैं एनर्जी से कैसे आयंस को, हैं? वो भी तो हीट वीट दे दी हमने। और क्या, हीट सप्लाई रेडिएशन से होती है ना, मैंने बताया 3 तरीके हैं हीट सप्लाई के, रेडिएशन करने की, है ना। तो रेडिएशन भी तो आयोनाइज करा दिया हमने कुछ, फिर कैसे होगा उसके अलावा? फिर और क्या तरीका होगा? तो बिना सप्लाई हैं? हाँ आप सही जा रहे हो, ऐसा ही होगा। क्या होगा कि हमने क्या करा कि इंसुलेट करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको दबा दिया, क्या होगा, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है। पॉइंट ये है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इफ इट इज एन इंसुलेटेड कंटेनर एंड वी हैव सप्लाइड, वी हैव डन वर्क, वर्क डन हो गया, वर्क डन हो गया तो ये कहीं तो गया होगा, और गया हमें पता है यहां पर गया है ना, तो इसका टेम्परेचर बढ़ा होगा। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है किसी भी चीज को गर्म करने का, कि हम वर्क डन कर दें, प्रेशर ज्यादा कर दें उस चीज के ऊपर। ठीक है, तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, हमें एक नया कॉन्सेप्ट, और ये कहाँ जा रहा है, ये सब्सटेंस के अंदर जा रहा है। ठीक है, ये एक मिस्टीरियस अकाउंट है सब्सटेंस का। ठीक है, उसका पर्सनल बैंक अकाउंट है, उसमें हम कभी भी हीट डाल देते हैं, कभी भी वर्क डन कर देते हैं, और वो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाती है। अब ये एनर्जी स्टोर उसका टेम्परेचर बढ़ा सकती है। ठीक है, तो ये इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो इंटरनल एनर्जी है क्या, फर्स्ट लॉ के ही जस्ट बाद। ठीक है, मतलब हमें एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है। अगर एनर्जी क्रिएटेड है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड है, देन वेयर इज दिस एनर्जी गोइंग व्हेनेवर वी आर सप्लाइंग हीट, व्हेनेवर वी आर डूइंग सम वर्क,
हाँ, तो एब्जॉर्ब हो रही है, और कहाँ एब्जॉर्ब हो रही है, वो उसका हीट का अकाउंट है ना। और इस अकाउंट को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनल, ठीक है, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी इनसाइड ए सिस्टम, इज द टोटल एनर्जी इनसाइड ए सिस्टम, inside the system. It includes molecular kinetic energy and potential energy. Yes, molecular kinetic energy and potential energy दोनों अलग अलग है ना। हाँ जी, गुड। ठीक है, मतलब स्प्रिंग को दबा दिया, वो कहाँ गई एनर्जी, उसके सिस्टम के अंदर चली गई। कैसे स्टोर हुई, क्या स्टोर हुई, हमने सोचा ही नहीं। हम क्यों, थर्मोडायनामिक्स से याद करो, हम मैक्रो लेवल पे कर रहे हैं। शुरुआत में हमने शब्द बोले थे ना, क्या कि हम ये क्या शब्द क्या बोला था एग्जैक्टली, एक सेकंड में बताता हूँ। मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर देखेंगे, मैक्रोस्कोपिक रिलेशनशिप देखेंगे। हम एकदम एटम पर नहीं जा रहे, ऊपर से देख रहे हैं। नहीं, एक्चुअली कुछ तो हमें पता ही नहीं है, प्लस हम कुछ ध्यान भी नहीं देना चाह रहे। ठीक है, हम कह रहे हैं पहले ऊपर से समझते हैं। हाँ, उसके लिए अलग ब्रांच बना रखी है। मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स और क्या है। हाँ, मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स में हम फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, क्वांटम फिजिक्स, मतलब कि क्वांटम फिजिक्स ही न्यूक्लियर फिजिक्स ही एक्चुअली है ना। तो सुपर स्मॉल सिस्टम के अंदर हीट फ्लो कैसे हो रहा है, वो सब क्वांटम फिजिक्स है ना। वो हम तब देखेंगे, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ना। तो देखो, इंटरनल एनर्जी लिख दिया। अब यहां पर एक चीज लिखो, द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल इंटरनल, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू the heat added to the system, the heat added to the system and work done over it. इंटरनल एनर्जी को हम यूं बोलते हैं, ठीक है। हीट एडेड, डेल्टा हीट एडेड टू द सिस्टम एंड वर्क डन ओवर इट, ठीक है। बस यही फॉर्मूला जब आप फिजिक्स में पढ़ते हैं तो यहाँ -W आता है, जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं +W आता है। बस इसलिए क्योंकि हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उसकी एनर्जी ऐड हुई या मतलब उसकी एनर्जी का क्या हुआ, हम कह रहे हैं कि उसने तो एनर्जी दे दी ना, वो एक्सपेंड हो गया, तो उसको नेगेटिव हम बात करते हैं। हम जब, ठीक है, और जब उसके सेंस में बात करते हैं, वो पुश कर रहा है, उसने एनर्जी कुछ दी, तो पॉजिटिव है ना। बट एनी पॉजिटिव नेगेटिव आपको ध्यान नहीं देना। आपको क्या ध्यान देना है, आपको लॉजिक पे ध्यान देना है। वहां से हीट निकल रही है, इसने काम करा है या इसके ऊपर काम करा गया है ना। साइन का हम एक बार को इग्नोर करते हैं, बट द पॉइंट इज इंटरनल एनर्जी, मतलब हमने दो तरीके से इसका टेम्परेचर बढ़ा सकते थे, या तो हीट दे देते या फिर वर्क डन करा देते, है ना। और दिस इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज एक्चुअली रिलेटेड टू, इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जो थर्मल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था जीरोथ लॉ में, है ना, उसके साथ रिलेशनशिप है ना। क्यों? क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है कि हमें कैसे पता चेंज इन टेम्परेचर, उसको जब छू रहे हैं तो हीट फ्लो अब हो रहा है, हीट फ्लो हो रहा है मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है ना। ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमारे पास अभी टाइम नहीं है, कल हम करेंगे एंट्रोपी, ठीक है। हाँ, सेकेंड लॉ में ही लॉ ऑफ एंट्रोपी है वो, रेंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। हाँ, पॉइंट इज कि यहाँ पे हमें फिर भी नहीं पता लग रहा है कि ये सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में क्यों जा रहा है, ठीक है। हम ये पता लगाना चाहेंगे, ठीक है। कल कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी आ जाए पहले तो, और फिर हम कोशिश करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स हो जाए किसी तरह।